हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल स्टूडेंट्स जीके एकेडमी में। तो गाइज आज का जो हमारा सेशन होने वाला है तो वो है जैव विविधता, जो कि तीसरा टॉपिक है इसका। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का तीसरा टॉपिक है जैव विविधता। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें डाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैव विविधता, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जैव विविधता, जैव विविधता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो ये होता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 में, और ये हुआ कहाँ पर था? चेन्नई में। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है तो ये है मन्नार की खाड़ी, जिसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर। और ये किसके द्वारा प्रमाणित है? यूनेस्को के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के द्वारा, तो भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्वों में यह दूसरा है। मन्नार की खाड़ी कौन सा है? दूसरा है। जबकि पहला है निधि कच्छ का रण गुजरात, जिसका क्षेत्रफल है 12,454 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपको डिफरेंस समझना है। अगर भारत द्वारा पूछी जाती है तो होती है निधि कच्छ का रण, जो गुजरात में है, और यूनेस्को द्वारा प्रमाणित पूछी जाती है तो मन्नार की खाड़ी। भारत में संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था दिसंबर 2002 में। कब हुआ था ये पारित? दिसंबर 2002 में। लेकिन राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी 5 फरवरी 2003 को। कब दी थी मंजूरी? 5 फरवरी 2003 को। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने इसे जैव विविधता अधिनियम को कब मंजूरी दी? तो ये दी थी 5 फरवरी 2003 को। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था व्हिटकर ने। किसने इनको विभाजित किया था? व्हिटकर ने। और ये कब किया था? इसकी जो संकल्पना दी गई थी वो सबसे पहले 1960 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो इसकी जो नाश का कारण है, ह्रास का कारण है, वो है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण एवं वनों का नाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। किसी प्रजाति के जीनोम में विद्यमान डीएनए के मानक लघुखंड के विशिष्ट अनुक्रम द्वारा उस प्रजाति की पहचान करने वाली तकनीक है तो वो है डीएनए बार कोडिंग। क्या है? डीएनए बार कोडिंग। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था नागोया में, और ये कहाँ पे पड़ता है? जापान में, जो 2010 में आयोजित किया गया था। नागोया जो कि जापान में है। और कब किया गया था? 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। तो वो होती है झूम खेती, जो कि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में की जाती है। भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। तो वो कहाँ पे की है? चेन्नई में। सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, CEBPOL इसका फुल फॉर्म हो जाए, शॉर्ट फॉर्म है।
और ये जो क्वेश्चन है वो RO के एग्जाम में है 2017 में। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया। तो वो किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। ये हॉट स्पॉट क्या होता है? जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जातियों पर निरंतर संकट बना हुआ है। तो वो जो ऐसा स्थान होता है उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये है सिकोया। कौन सा है? सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। कब से? यानी कि 50 वर्ष से अधिक अगर हो जाते हैं किसी प्रजाति को देखे हुए, तो उसको क्या मान लिया जाता है? विलुप्त मान लिया जाता है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो वो कौन सा राज्य है? सिक्किम। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? तो वो है जैव मंडल रिजर्व। महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का मुख्य विस्तार पाया जाता है तो 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। इसको साइलेंट वैली परियोजना भी कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है? गुजरात में। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो सबसे जो प्रभावी कारक है वो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था तो वो किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। किसने किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के दशक को निर्दिष्ट किया गया। तो इसको जो नाम दिया गया उसको दिया गया था जैव विविधता दशक। इस 2011 से 20 का जो दशक है इसको जैव विविधता दशक कहते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है तो ये है जामनगर में। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था लोकसभा द्वारा। तो ये 2 दिसंबर 2002 में किया गया और राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 में। अलग अलग, सिर्फ डे अलग है, ईयर एक ही है। भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है तो वो क्या है? सीबक थोर्न। लेहबेरी को क्या कहते हैं? सीबक थोर्न। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो कि किसानों द्वारा पशुओं को दी जाती है दवा। दर्द निवारक गोली है ये एक दर्द निवारक दवा है जो कि किसान पशुओं को देते हैं जिससे वो गिद्धों की कमी का कारण बनती है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स है। ये एक पक्षी है, उड्डयन बलगुल के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा जाना जाता है? चमगादड़। चमगादड़ को हम फ्लाइंग फॉक्स और हिंदी में उड्डयन बलगुल कहते हैं। समुद्री गाय किसे कहा जाता है? तो समुद्री गाय कहा जाता है ड्यूगोंग को। किसको? ड्यूगोंग को। और ये क्या है? एक स्तनधारी जीव है और इसको समुद्री गाय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है? घास खाता है। वही इसके घास खाने की आदत के कारण ही इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर मछली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कावेरी नदी में। मोर बाव रस्टी चित्तीदार बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी घाट भारत और श्रीलंका में। मोर बाव रस्टी चित्तीदार बिल्ली कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाट भारत और श्रीलंका में। इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट, ये जो है रेड लिस्ट में आती है अब
कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। रेड लिस्ट मतलब कि यह विलुप्त होने के कगार पे है, तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? काली गर्दन वाला सारस। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है, काली गर्दन वाला सारस। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फिलगेंस है, तो ये है रेड पांडा। इसका नाम है, जूलॉजिकल नाम जो है वो है एलुरस फिलगेंस। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड्स में है। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है वंदना शिवा। तो गाइज आज का जो टॉपिक था जैव विविधता, ये आज यहीं पर फिनिश होता है। जितने भी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर लिए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो मिलते हैं इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।